बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर हम लोग जो मज़मून पढ़ रहे थे उसका उन्वान था मुझे कत्ल कर दो। सफ़ा नंबर 57 से बकिया हिस्सा की रीडिंग करते हैं। कातिल ने, हाय शोभानंद कितना खुशनसीब निकला, मुझसे बाजी ले गया। और कातिल कितना कोरज़ोक था। कोरज़ोक वो होता है जो बदज़ोक हो, जिसे सलीका ना हो। ज़रूरत मुझे थी, कत्ल उसे कर गया, लेकिन इसकी कोरज़ोकी से इतना शऊर ज़रूर हो गया कि शोभानंद ने कातिलों के ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट शाये की होगी। जब भी उसे गोल्डन चांस मिल गया, गोल्डन चांस सुनहरी मौका मिल गया। मगर इन मतवातर लगातार मुसलसल मायूसियों के बावजूद मेरे कत्ल होने का जज्बा अभी तक मजबूत था। समंदर में कातिलों की पै दर पै तूफ़ानी लहरें, पै दर पै एक के बाद दूसरी तूफ़ानी लहरें उठ रही थीं। मुझे शहर का पूरा चक्कर लगाना चाहिए। कोई वजह नहीं कि कोई कातिल लहर मुझे भी सरफराज कर दे, सरबुलंद कर दे, कामयाब कर दे, चाहे वो लहर तीसरे दर्जे की घटिया लहर ही क्यों ना हो। चुनाचे घूमते घूमते एक फुटपाथ पर एक मुच्छल आदमी से मुलाकात हुई। मुच्छल आदमी यानी बड़ी बड़ी मूँछों वाला। मुशफ़िक मेहरबानी करने वाले, शफ़क़त करने वाले, क्या आपकी जेब में पिस्तौल है? वो बोला, जी नहीं, मेरे पास तो नहीं है, मगर मेरे वालिद साहब के पास था। वो कहाँ रहते हैं? वो परलोक सधार गए यानी मर जाना, दूसरी दुनिया में चले जाना, हिंदी का लफ्ज़ है। मगर आप पिस्तौल के मुतालिक क्यों पूछ रहे हैं? आपकी मूँछें देखकर मैं डर गया कि आपके पास पिस्तौल ज़रूर होगा जिससे आप मुझे कत्ल कर देंगे। हे मेहरबान, आप बहुत लेट हो गए। आज से 5 बरस पहले अपना यही पेशा था, लेकिन तर्क कर दिया। आजकल तो मैं सब्ज़ी मंडी से सेब खरीद कर अपनी दुकान पर बेचता हूँ। शायद इसे सब्ज़ी मंडी जाने की जल्दी थी, इसलिए मज़ीद तज़िये औकात नहीं करना चाहता था। तज़िये औकात वक्त को ज़ाय करना। तेज़ी से आगे बढ़ गया। चंद मिनट के कर्ब तकलीफ़ के बाद मुझे उधेड़ उम्र की औरत नज़र आई, जो अंदर और बाहर से सरसब्ज़ थी, लेकिन माला जपते हुए आ रही थी। माला जपना यानी तस्बीह पढ़ना, मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ना। मैंने सोचा उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कई माला वाली औरतें भी बड़ी होनहार होती हैं, खून पीने वाली, ख़तरनाक। चुनाचे उसके करीब पहुंचा तो थर थर काँपने लगा। वो हैरान मगर बेताब फ़ौरन पूछा, हुजूर, क्या आप मुझे कत्ल कर सकती हैं? वो मुस्कुराकर बोली, क्या आप शायर तो नहीं हैं? था किसी ज़माने में, लेकिन अब सिर्फ अपना गैर शायराना कत्ल चाहता हूँ। वो मुझे कोई पागल समझी। टाटा करते हुए कहती हुई गई, मुझे आज एक निहायत ज़रूरी शॉपिंग करना है, कत्ल के लिए फिर कभी सही। आप ये मत पूछिए कि मैंने शहर के 8-10 रागीर मुसाफिर से पूछा कि अज़राहे करम मेहरबानी करके मुझे कत्ल करना पसंद करेंगे, मगर वो मेरी बात सुनते ही भाग गए। जबकि एक आदमी को तो हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। एक बहुत बड़े साहूकार तक की मिन्नत समाजत की। साहूकार कहते हैं अमीर आदमी कि मैं ऐसा मकरूह धंधा नहीं करता, मैं तो हर माह वैष्णव देवी की यात्रा पर जाता हूँ। वैष्णव देवी होता है हिंदुओं की एक देवी है जिसकी ये पूजा करते हैं। यात्रा का माना होता है दर्शन करने जाता हूँ, ज़ियारत करने जाता। गर्ज हालात को नासाजगार पाकर सड़क पर बैठे एक बकारी के सामने जा खड़ा हुआ। काफ़ी तनोमंद यानी मोटा बकारी था, सेहतमंद था। क्या उसकी मिन्नत समाजत करूं? मगर नहीं, अचानक ख्याल आया इसे फौश गालियां दूं, कौन जाने गुस्सा में आ जाए और चाकू निकालकर मुझे भौंक दे। चाकू अब इतने आम हो गए हैं कि साइकिल
रक्षा पुलर से लेकर बकारी तक जेब में रखने लगे हैं। साइकिल रक्षा पुलर, ये रिक्शे को जो खींचने वाला है, रिक्शे को खींचने वाले भी अपने पास रखते हैं। चुनाचे मैंने छूटते ही उसे कहा, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? वो बोला, जाओ जाओ, माफ़ करो बाबा। माफ़ करो का क्या मतलब? क्या मुझे भी अपनी तरह बकारी समझे हो? कुल्ले चीर दूंगा यानी जबड़े चीर दूंगा, मुंह फाड़ दूंगा। एकदम बकारी भड़क उठा, मेरे कुल्ले? तुम्हारा चिड़िया इतना जिस्म है और मेरे ऐसे लोहे और पत्थर के कुल्ले चीरोगे? मैंने महसूस किया अब काम बन गया। अरे चिड़िया होगी तुम्हारी, मैं तो तेरा खून पी जाऊंगा। उठकर सामने तो आ जा, क्या तेरे पास चाकू है? वो बोला, नहीं। चलो सामने दुकान से तुम्हें चाकू खरीद दूँ। तुम्हें चाकू पकड़ना भी आता है? कभी किसी को कत्ल भी किया है? वो बोला, गालियाँ बंद करो, चाकू ले दो, मगर कत्ल होने से पहले अपनी बीवी का एड्रेस भी दे जाना। मैंने सोचा, बड़ा तजर्बाकार कातिल मालूम होता है। पीछे सुना था कि सरकार ने तमाम बकारियों को शहर बदर कर दिया, शहर से निकाल दिया। लेकिन अब लगा कि शहर में जितने कातिल काम कर रहे हैं वो सभी बदरशुदा बकारी होंगे, यानी निकाले गए बकारी। रोज़ी रोटी के लिए इंसान कभी बकारी बन जाता है, कभी कातिल। चलो, गंदी और फुहश गालियों का आइडिया बुरा नहीं रहा। इतनी जिद्दोजहद के बाद कम से कम एक कातिल तो मिला। जिद्दोजहद ईमानदारी से की जाए तो उसका मीठा फल ज़रूर मिलता है। मेरे लिए ये बकारी नहीं है, मीठा फल है। मैं जानता था चंद गज़ के फासले पर रामपुरी तेज चाकुओं की एक दुकान का मालिक मेरा दोस्त और मद्दाह था यानी तारीफ़ करने वाला था, अच्छे लफ्ज़ों में याद करने वाला था। एक मरतबा उसने मुझसे कहा था, फ़िकर साहब, क्या आपको आला क्वालिटी का एक चाकू बतौर तोहफ़ा दूँ? और मैंने मजाक में उससे कहा था, चाकू देना है तो एक पेट भी साथ ही दीजिए जिसमें भोंक सकूं। बाहर कैफ। उस वक्त तो बात हंसी में टल गई, लेकिन आज सीरियस मामला था। कातिल को अपने कत्ल के लिए चाकू भी खुद खरीद कर देना पड़ रहा था। पेट भी मेरा और चाकू भी मेरा। 3-4 मिनट में इस दुकान पर पहुंचा। अलेक्स लैग के बाद उसने उससे तेज़ धार चाकू तलब किया। उसने चाकू की बजाय कंपा कोला की बोतल पेश कर दी। प्यारे, बोतल का इश्क फ़िलहाल मुलतवी रखो, मुझे फ़ौरन चाकू चाहिए, ज़रा जल्दी है। वो हंसकर बोला, जल्दी क्या है? क्या कोई बैंक लूटना है? मैं चुप रहा। क्या किसी ज्वेलरी शॉप पर हमला करना है? मैं बदस्तूर चुप रहा। तो क्या किसी इंतहा पसंद गिरोह के मेंबर बन गए हो? मैं चुप रहा। मेरी मुसलसल खामोशी से परेशान होकर उसने अपने हाथ से एक तीखा चमकदार चाकू अनायत कर दिया। उस पर से रामपुर की छपी हुई मोहर छील दी और कहने लगा, जनाब, छुरा तो हाजिर है, मगर पेट कहाँ है? जी चाहा अपने पेट की तरफ इशारा कर दूं, लेकिन दोस्ताना मरासम के बायस इतना सही जवाब नहीं दे सका और चाकू लेकर सीधा जाए वारदात पर पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि वहाँ वो बकारी मौजूद ही नहीं। मैंने करीब ही बैठे पुराने जूते घाटते हुए एक मोची से पूछा, क्यों जनाब, ये बकारी साहब कहाँ चले गए? वो जैसे गुनगुनाते हुए बोला, माय डियर सर, गॉन विद द विंड, हवा के साथ चला गया। यानी वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। ये शेर मुकम्मल इस तरह से है, असीर का शेर है, यही हर नफ्स है दुआए दिल, कोई है बेवफा ना दुखाए दिल, कि जो बेचते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, यार तुम तो ग्रेजुएट मालूम होते हो। वो बोला, अजी ग्रेजुएट ना होता तो क्या यूं जूते गांठता। ये था वो मज़मून जिसकी हमने रीडिंग मुकम्मल की। अब एक दफ़ा इहादे के तौर पर पूरे सब के ख़ुलासे को मैं दोहराती हूँ कि हमने इस पूरे सबक में क्या पढ़ा है। इसमें फ़िक्र तोंसवी लिखते हैं कि शहर में बढ़ती हुई कत्ल की वारदातों के ज़ेर असर उनका खुद जी चाहा कि वो कत्ल हो जाए, और ये ख्वाहिश बड़ी अजीबो गरीब थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कत्ल होने के मामले में
وہ خود کسی سے مدد لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک دو آدمیوں سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو انہیں اس کے غیر متوقع جوابات ملے۔ ایک نے کہا کہ وہ ابھی قتل کر کے آ رہا ہے، دوسرے نے کہا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک قتل کرتا ہے، باقی دن وہ مصروف رہتا ہے، اس طرح سے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک نے کہا کہ مجھے تو جلدی ہے، میں ایک سرکاری افسر کے گھر رشوت دینے جا رہا ہوں اور یہ کام زیادہ فائدہ مند ہے۔ چنانچہ وہ مایوس ہو کر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی بیوی کو تجویز پیش کر دی کہ کیوں نہ دونوں قتل ہو جائیں، دونوں کی زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ تو بیوی نے بھی خدشے کا اظہار کیا اور قتل کی صورت میں مصنف کا سیاپا کون کرے گا یہ بہانہ کر کے بیوی نے زندہ رہنے کو ضروری خیال کیا۔ اس پر مصنف کو اپنی جیون ساتھی مشکوک لگی۔ کچھ دور وہ اپنے پڑوسی جگر ناتھ کے ساتھ رہتا رہا اور قتل ہونے کی نیت سے وہ پڑوسی کے مکان کے باہر جب اس نے لکھا دیکھا کہ 5 دن پہلے اس گھر میں ایک قتل ہو چکا ہے، اس لیے قاتل صاحبان اس گھر کی بجائے کسی اور گھر کی طرف رجوع کریں۔ جگر ناتھ سے مصنف کی بول چال نہیں تھی، پھر بھی اس نے اس کے ہاتھ سے قاتل کا حلیہ اور ایڈریس پوچھا اور استفسار پر معلوم ہوا کہ جگر ناتھ کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا تھا۔ قاتل کا نام پوچھنے پر بتایا گیا کہ قاتل کا نام نہیں پوچھا تھا۔ مصنف کا دل اس سے بھی اچاٹ ہو گیا، لہٰذا اس نے کرائم برانچ کے رپورٹر شوبھا نند سے رابطہ کیا، مگر ٹیلی فون پر اس کی بیوی نے اطلاع دی کہ وہ بھی 2-3 دن پہلے قتل ہو چکا ہے۔ مایوس ہو کر مصنف نے ایک مونچھوں والے آدمی اور پھر ایک ادھیڑ عمر عورت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، مگر دونوں سے مایوسی ہوئی۔ بالآخر اسے ایک بکاری ملا جسے اس نے کافی حد تک مشتعل کر لیا اور قتل کرنے کے لیے آمادہ کر لیا، لیکن اس کے پاس آلہ قتل نہیں تھا، اس لیے چاقو خریدنے کے لیے وہ ایک دکان پر گیا جو اس کا پرانے جاننے والا تھا، اور جب وہ چاقو لے کر واپس آیا تو بکاری وہاں سے جا چکا تھا۔ تو مصنف نے پھر ادھر قریب بیٹھے ایک موچی سے اس بکاری کے بارے میں پوچھا، جس نے انگریزی میں جواب دیا مائی ڈیئر سر گون ود دی ونڈ۔ تو اس پر وہ حیرت زدہ ہوا اور اس نے کہا تم گریجویٹ ہو؟ جواب ملا گریجویٹ نہ ہوتا تو کیا یوں جوتے گانٹتا۔ ہم لوگ پہلے بات کر چکے تھے طنز اور مزاح کے حوالے سے کہ طنز کس طرح کیا جاتا ہے اور کن چیزوں پر کیا جاتا ہے۔ طنزیہ جو تحریر ہوتی ہے، چاہے وہ منظوم ہو چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو، وہ معاشرتی ناہمواریوں کے حوالے سے لکھی جاتی ہے اور اس کو مزاح کا جامہ اس لیے پہنایا جاتا ہے تاکہ کڑوی گولی کے اوپر جو ہے نا ایک میٹھی تہ چینی کی یعنی شوگر کوٹ کر کے اس کو دیا جا سکے۔ تو اس طرح سے اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ ایک تو کرپشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں رشوت دینے جا رہا ہوں، وہ کام زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس میں وہ جو موچی تھا، اس موچی کے حوالے سے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں بے روزگاری کی وجہ سے کیسے کیسے کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ قتل کرنے والے جو ہیں ان کی زندگی کے اندر بھی کس طرح اصول و ضوابط ہیں جن کو مد نظر رکھ کے وہ قتل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ بکاری جو ہے وہ کس طرح کا تھا کہ بظاہر تو بکاری نظر آ رہا تھا لیکن کتنا مطلب سیخ پا ہو جاتا ہے ذرا سی بات پر غصہ دلانے پر۔ تو یہ سارے جو واقعات تھے ایک سے ایک یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، لوگ کس قدر اپنی زندگیوں میں یا اپنی زندگی کی مصروفیات میں محو نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس دوسروں کی بات سننے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ سبھی نے یہ کہا کہ میں قتل نہیں کر سکتا، میری یہ مصروفیت ہے، میں نے کل قتل کیا پرسوں۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا بھئی بھلے آدمی تم کیوں قتل ہونا چاہتے ہو، کسی نے اس کو تسلی نہیں دی، تشفی نہیں دی۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے جس کو فکر توسوی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔